विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र ऐतिहासिक अध्ययन की श्रृंखला में मैं आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए द्वितीय वर्ष के उन विद्यार्थियों के लिए है जो राजस्थान के इतिहास का अध्ययन करना चाहते हैं। मेरी कक्षा उनके द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान के इतिहास के अध्ययन से संबंधित है। विद्यार्थियों, अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत मैं आज आपसे बात करूंगा एक ऐसी नीति के बारे में जिसे कहा जाता है प्रतिरोध की नीति, जिसे कहा जाता है पॉलिसी ऑफ द रेजिस्टेंस। विद्यार्थियों, ये वह नीति थी जिसके तहत हम ये देखते हैं कि राजस्थान के राजपूत रियासतों ने और राजपूत वंशों ने अपनी स्वतंत्रता को और अपने वजूद को बरकरार करने के लिए दिल्ली सल्तनत के साथ युद्ध किया। दिल्ली सल्तनत के साथ उन्होंने संघर्ष की नीति अपनाई, प्रतिरोध की नीति अपनाई। विद्यार्थियों, इस नीति के अंतर्गत मैंने इससे पहले आपसे विवेचन किया था रणथंभौर ने किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का प्रतिरोध किया, और उसके बाद मैंने बात की थी आपसे कि किस प्रकार से जालोर की सोनगढ़ चौहान शाखा के शासकों ने दिल्ली सल्तनत का प्रतिरोध किया। विद्यार्थियों, प्रतिरोध की नीति को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे बात करूंगा आज चित्तौड़ के बारे में, मेवाड़ के बारे में, कि किस प्रकार से मेवाड़ के शासकों ने दिल्ली सल्तनत के साथ प्रतिरोध की नीति को जारी रखा और मेवाड़ की गौरवमयी परंपरा के अनुकूल अपने स्वतंत्र वजूद को बनाए रखने का प्रयत्न किया। विद्यार्थियों, जब मेवाड़ के इतिहास की बात की जाती है दिल्ली सल्तनत के साथ संबंधों के बारे में, तो दिल्ली सल्तनत के साथ प्रतिरोध की नीति के बारे में जो सबसे पहला हमें उल्लेख मिलता है वह हमें घुइल शासक जयद्रथ सिंह के समय में देखने को मिलता है। घुइल शासक जयद्रथ सिंह अपने वंश के शक्तिशाली शासकों में से एक था और उसका समय लगभग 1213 से लेकर 1252 ईस्वी तक था। कुल मिलाकर 39 साल का समय शक्तिशाली घुइल शासक जयद्रथ सिंह का था। जयद्रथ सिंह के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी विद्यार्थियों, और जयद्रथ सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जयद्रथ सिंह से पहले जालोर की नाडोल चौहान शाखा के संस्थापक कीर्तिपाल, जो कि केतु सोनगढ़ के नाम से भी जाना जाता था, उसने मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और आसपास के क्षेत्रों में अपना प्रभाव जमाया था। तो अब शासक बनने के बाद, मेवाड़ की हुकूमत अपने नियंत्रण में लेने के बाद, जयद्रथ सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किस प्रकार से मेवाड़ की गरिमा और प्रतिष्ठा को पुनः कायम करे, और उसने मेवाड़ के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए और मेवाड़ के सम्मान को बरकरार रखने के लिए और अपनी पूर्व मेवाड़ के घुइल शासकों की पहले की पराजयों का बदला लेने के लिए उसने पड़ोस में स्थित नाडोल पर हमला किया, और नाडोल के शासक ने इसमें पराजित होकर अपनी पौत्री का विवाह जयद्रथ सिंह के बेटे तेज सिंह के साथ कर दिया। अपनी पौत्री रूपा देवी का विवाह जयद्रथ सिंह के बेटे तेज सिंह के साथ कर दिया। इसके साथ साथ ये भी उल्लेख मिलता है कि जयद्रथ सिंह ने मालवा की परमार शाखा के शासकों को भी हराया। और जहाँ तक जयद्रथ सिंह के गुजरात के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि मेवाड़ और गुजरात के संबंध काफ़ी तनावपूर्ण रहे थे, लेकिन इस दौर के अंदर हम ये देखते हैं कि जयद्रथ सिंह ने लगभग मेवाड़ के प्रभाव से, गुजरात के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करा लिया था। और हमें इस बात की जानकारी ये मिलती है कि गुजरात में चालुक्य शासक भीमदेव के नाबालिग होने के कारण शासन की जो कमान थी वह लवण प्रसाद और उनके बेटे वीर धवल के पास थी। तो वीर धवल के मंत्रियों वस्तुपाल और तेजपाल ने जयद्रथ सिंह के सामने यह प्रस्ताव रखा कि मेवाड़ और गुजरात को एक साथ होकर दिल्ली सल्तनत का मुकाबला करना चाहिए, लेकिन जयद्रथ सिंह ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। तो इससे ये जाहिर होता है कि जयद्रथ सिंह गुजरात के प्रभाव से पूरी तरीके से मुक्त हो चुका था। तो जयद्रथ सिंह ने एक प्रकार से एक स्वतंत्र शासक के रूप में मेवाड़ की प्रतिष्ठा को और मेवाड़ की मजबूती को बढ़ाने का प्रयत्न किया। विद्यार्थियों, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जयद्रथ सिंह का समय 1213 से लेकर 1252 ईस्वी तक का था। विद्यार्थियों, ये वो समय था जब हम केंद्रीय स्तर पर देखें तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कि 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया, और इल्तुतमिश जो इसका समय था 1211 से 1236 ईस्वी तक। तो यह हम कहें कि मेवाड़ के साथ हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से सहयोगी कहा जा सकता है कि मेवाड़ को न तो मोहम्मद गोरी के हमलों का मुकाबला करना पड़ा और न ही
मेवाड़ को कुतुबुद्दीन ऐबक के हमलों का मुकाबला करना पड़ा। लेकिन हमें एक हमले का उल्लेख मिलता है जो इल्तुतमिश के समय में हुआ था, और ये हमला 1222 से लेकर 1229 ईस्वी के बीच में हुआ था। और इस हमले के बारे में हमें जो जानकारी मिल रही है वो जयसिंह सूरी के हमीर मदमर्दन नामक ग्रंथ से मिल रही है। और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक हमें ये ज्ञात होता है कि एक शक्तिशाली मुस्लिम सेना ने मेवाड़ के आसपास के क्षेत्रों को घेर लिया, मेवाड़ के गांवों को जला दिया गया, मेवाड़ में काफ़ी तबाही मचाई गई। और ऐसी स्थिति में जैत्र सिंह अपनी राजधानी नागदा को खाली करके सुरक्षित जगह पर चला गया, और एक प्रकार से छापामार प्रणाली के द्वारा दिल्ली सल्तनत की इस मुस्लिम सेना का मुकाबला किया गया। और जब तुर्कों को स्थायी रूप से कामयाबी नहीं मिली तो वे यहाँ से वापस लौट आए। तो इस बारे में जब मूल्यांकन किया जाता तो हम ये कह सकते हैं कि जैत्र सिंह की कूटनीति के द्वारा और जैत्र सिंह की सफल प्रतिरोधक हमलावर नीति के कारण इल्तुतमिश की सेनाएं लंबे समय तक यहाँ टिक नहीं पाई, और मेवाड़ में तुर्कों का स्थायित्व नहीं हो पाया और वे वापस लौट गए। यद्यपि इस बारे में हमीर मदमर्दन का जो विवरण है, जो जयसिंह सूरी का ग्रंथ है हमीर मदमर्दन, उसका जो विवरण है वो काफ़ी काल्पनिक और अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। और उसके मुताबिक ये है कि गुजरात के वीर धवल ने अपनी सेना को वहाँ भेजा और उस सेना के प्रभाव के कारण तुर्की सेनाओं को पीछे हटना पड़ा। लेकिन हकीकत में ये नहीं थी, बल्कि वास्तविकता ये थी कि जैत्र सिंह की सफल प्रतिरोध नीति के कारण मुस्लिम सेनाओं को वहाँ पर कामयाबी नहीं मिल पाई। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह कि मुस्लिम तवारीखों में, मुस्लिम विवरणों में इस हमले का उल्लेख नहीं है। शायद इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि मुस्लिम इतिहासकारों की परंपरा रही है कि वे किसी भी ऐसे हमले का उल्लेख नहीं करते जिसमें कि दिल्ली सल्तनत की कमजोरी जाहिर हो, उनके असफलता का उल्लेख हो। असफलता का मतलब ये है कि इल्तुतमिश हारा नहीं, बल्कि वह मेवाड़ के ऊपर अपना स्थायी प्रभुत्व जमाने में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन विद्यार्थियों, इस हमले का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि मेवाड़ की जो प्राचीन राजधानी थी नागदा पूरी तरीके से नष्ट हो गई। नागदा का वैभव खत्म हो गया। और चीरवा शिलालेख इस बात की पुष्टि करता है कि नागदा की रक्षा करते हुए नागदा का दुर्गपाल इस लड़ाई में मृत्यु को प्राप्त हुआ। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि नागदा का गौरव और वैभव समाप्त होता है, और इसके बाद मेवाड़ के गुहिलों की नई राजधानी बनती है चित्तौड़, और चित्तौड़ के गौरव के दिन वापस गौरव के नए दिन चालू होते हैं। तो विद्यार्थियों, यह एक ऐसा बिंदु था जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से इल्तुतमिश की सेनाओं ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन वे पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाई। जहाँ तक मुस्लिम सत्ता के साथ या मुस्लिम सत्ता के प्रतिनिधियों के साथ दिल्ली सल्तनत के अपने मेवाड़ के संबंधों का उल्लेख है, तो हमें इस बारे में एक जानकारी और मिलती है। और उस जानकारी के मुताबिक यह संबंध ताल्लुक़ रखता है नासिरुद्दीन कुबाचा से। जैत्र सिंह के समय की ये घटना थी और ये संबंध ताल्लुक़ रखता है नासिरुद्दीन कुबाचा से। विद्यार्थी, नासिरुद्दीन कुबाचा मोहम्मद गोरी के गुलामों से एक था और उसने सिंध के ऊपर अधिकार कर लिया था। तो उसने अपने सेनापति खवास खान को गुजरात पर अधिकार करने के लिए भेजा। तो जब खवास खान के नेतृत्व में कुबाचा की सेनाएं गुजरात की तरफ गई तो वह सेनाएं नागदा अपने मेवाड़ होकर भी निकली थी, और वहाँ पर जैत्र सिंह ने उसका सफल मुकाबला किया। तो हालांकि इस बारे में जानकारी अन्य किसी सोर्सेज से नहीं मिल रही है, केवल आबू शिलालेख ही इस बात की जानकारी दे रहा है। इसके बाद हमें एक हमला सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के समय में हुआ हम देखते हैं, और इस हमले के बारे में जो जानकारी मिल रही है, ये जानकारी हमें मुस्लिम विवरणात से प्राप्त होती है, और स्पेशली फरिश्ता के विवरण हमें महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। इस जानकारी के मुताबिक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने कन्नौज से अपने भाई जलालुद्दीन को दिल्ली बुलाया, और जलालुद्दीन को ये लगा कि सुल्तान नासिरुद्दीन उसकी हत्या करना चाहता है, तो वो वहाँ से भागकर चित्तौड़ के आसपास की, मेवाड़ के आसपास की पहाड़ियों में छुप गया, और एक सेना वहाँ पर भेजी गई। लेकिन वह सेना कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि जैत्र सिंह ने उस सेना का सफल प्रतिरोध किया। इसी के अलावा एक और मिलती जुलती बात हमें मिन्हाजुद्दीन सिराज के विवरण से हमें प्राप्त होती है तबाकत नासिरी से, जिसके मुताबिक कहा जाता है कि यह हमला हुआ तो था, लेकिन ये हमला लगभग 1248-49 के आसपास हुआ था। और ये वो समय था जब सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने अपने नायब ममालिकात बलबन को हटाकर इस पद पर इमामुद्दीन रेहान को नियुक्त किया और बलबन को नागौर जाने को कहा। तो जब बलबन नागौर गए तो नागौर से उसने एक हमला, कहते हैं कि चित्तौड़ की तरफ, मेवाड़ की तरफ किया, और इस हमले का भी कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था, और इसका भी जैत्र सिंह ने काफ़ी सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया।
तो विद्यार्थियों, जैत्र सिंह मेवाड़ के एक ऐसे शासक के रूप में उभर कर सामने आता है जिसने कि दिल्ली सल्तनत का बड़ी कुशलता के साथ मुकाबला किया। और जैत्र सिंह के साथ ही हम मेवाड़ में एक मजबूत और प्रतिरोध नीति का विकास हम देख रहे हैं। और यह वो नीति थी जो आगे चलकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय में काफ़ी चरम सीमा पर पहुंच गई। और उस वक्त भूल शासक रतन सिंह ने बड़ी बखूबी अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला किया था। आगे के इस कक्षा के पार्ट 2 के अंतर्गत मैं इस बारे में आपसे बात करूंगा। स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।